हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 कवर कर लिया था, उसका मैं पार्ट 2 लेके आई थी एंड आज मैं आपको कवर करवाऊंगी यूनिट 3, जिसका जो टाइटल है वो रहेगा शेयर कैपिटल। तो आज हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस यही है, प्रोस्पेक्टस वगैरह के बारे में, शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो प्रोस्पेक्टस वो होता है, मतलब जब कोई पब्लिक कंपनी से कैपिटल रेज करना चाहती है। ठीक है, पब्लिक से कैपिटल रेज करती है तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, अब देखो गाइस, जैसे मान लो आपने लेट से आपने कोई कंपनी खोली। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपना सारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप कितना रेज करेंगे, कितने पैसे रेज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जब जाते हैं बाजार में तो आपका जी ललचा जाता है। ठीक है, आपका मन करता है कुछ खाने का, तो आप क्या करते हैं, किसी ठेले वाले के पास, रेडी वाले के पास जाते हैं खाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं आप जाएंगे, खाएंगे और पैसे दे के आ जाएंगे। पहले उसकी रेडी को आप देखते हैं और दूर से उसकी रेडी पे क्या लिखा होता है, 10 रुपये का इतना, मतलब 10 रुपये के इतने पीस वाला गोलगप्पा। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा ही होता है कि आप पहले से जान पाएँ कि कितने का है। ठीक है, और नहीं होता तो आप पहले जाके क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि कितने का है गोलगप्पा, है कितने का, या मोमोज कितने के हैं। ठीक है, तो पहले लिखा होता है कि इतने का इतने पीस मिलेगा पर प्लेट, मोमोज या गोलगप्पा जो भी है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि अच्छा इतने का मिलेगा तो मुझे इतना खाना है, या फिर जो भी जितना भी आपका बजट होता है आप उतने हिसाब से आप अपने पैसे उसको देते हैं और खा के घर चले आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी जब भी क्या बोलते हैं, कैपिटल रेज करती है, जब भी पब्लिक से कैपिटल रेज करना चाहती होती है तो वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टस क्या भला है, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें कंपनी की जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इन्वेस्टर्स को दी जाती है, तभी तो कोई इन्वेस्ट करेगा। अरे भाई, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्यों क्यों करेगा, वो पहले ये तो देखेगा ना कि आपका कैपिटल कितने का है, कितने का क्या क्या जो भी क्राइटेरिया है वो सब आपका देखेगा वो अच्छे से। वो उसके बाद वो सोच विचार के अच्छे से देखेगा कि हाँ चलो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये एक तरह की रेडी है। प्रोस्पेक्टस क्या हुई, एक तरह की रेडी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है गोलगप्पे यानी कि शेयर कैपिटल के बारे में, और जो हम हैं, जो खाने वाले हैं, यानी कि हम कौन हुए, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इन्वेस्ट करने रेडी पे, यानी कि कंपनी में। ठीक है, प्रोस्पेक्टस को पढ़ के डॉक्यूमेंट जो होता है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोस्पेक्टस के इशू और कंटेंट्स के रिगार्डिंग जो भी लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और मिसलीडिंग स्टेटमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, लेट से आपकी रेडी पे लिखा हुआ है कि 10 रुपये के 5 गोलगप्पे आपको मिलेंगे, लेकिन आप जब जाके खा लेते हैं तो ऑनर आपको बताता है कि 10 के 5 नहीं है, 10 के 4 हैं। ठीक है, आपको वो 4 ही देता है। तो आपको आपका क्या होगा, यहाँ पे भरोसा टूटेगा कि आपने तो यहाँ पे 5 लिखे थे और आप दे 4 रहे हैं खिलाने को, तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का फ्रॉड हुआ। ठीक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुआ। अब इन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोस्पेक्टस होता है वो इशू किया जाता है। अब प्रोस्पेक्टस अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट करने के पर्पज से इशू करती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में प्रोस्पेक्टस पब्लिक को कंपनी में इन्वेस्ट करने का इन्विटेशन होता है। ठीक है, एक तरह का इन्विटेशन लेटर, जैसे आप शादी में जाते हैं ना, तो शादी में क्या होता है, इन्विटेशन आता है। ठीक है, मैट्रिमोनियल जो भी होता है वो आता है, आपको इन्विटेशन कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है इतने बजे आपका भोज होगा, इतने बजे आपका संगीत होगा या मेहंदी, जो भी लिखा होता है उसमें, वो आप देख के पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद आप टाइम फिक्स करके अपने लिए कपड़े वपड़े निकालते हैं, सेट होकर अच्छे से जाते हैं वहाँ पे। तो उसी तरह का ही होता है प्रोस्पेक्टस भी। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूज एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब फीचर देखते हैं, फीचर क्या क्या बोल रहे हैं, प्रोस्पेक्टस के क्या क्या फीचर होते हैं। पहला फीचर ये है कि ये पब्लिक कंपनी इशू करती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक कंपनी इशू करती है। सेकंड इसका ये है फीचर कि ये पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करता है, कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको किस चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे चीज़ आ जाती है, इसमें कंपनी की फाइनेंशियल और बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कंपनी के बारे में जो भी कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें लिखी होती है। ठीक है, फोर्थ फीचर ये है कि इसको ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना कंपलसरी होता है। अब आपने तो इशू कर दिया, किसको पता है, कौन जान रहा है आपने इशू कर दिया, तो आप पहले जाके जो हेड होता है वहाँ पे आप देंगे अपना प्रोस्पेक्टस, वो फिर उसको भी पता रहेगा कि लीगल रूप से आपने वहाँ पे इशू कर रखा है। ठीक है, फिफ्थ वाला जो फीचर रहेगा कि ये इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। ठीक है, इसी के वजह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। ठीक है, पब्लिक कंपनी में। कंटेंट्स की अगर बात करूँ मैं, तो प्रोस्पेक्टस में जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, अब वो देखो। कंटेंट्स में पहला कंटेंट ये है
कि नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम और एड्रेस। अरे भाई जब पता ही नहीं होगा कंपनी का नाम क्या है, कंपनी है कहाँ, तो आप इन्वेस्ट कहाँ करने जाओगे, सपनों में करोगे। सेकंड पॉइंट ये है डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स की डिटेल, कि इस कंपनी में इतने डायरेक्टर हैं, हमारे प्रमोटर इतने हैं, ठीक है। थर्ड वाला है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, हमने कंपनी इस वजह से शुरू करी। फोर्थ है शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर, जो भी इतने का इतना मिलेगा, ठीक है, पर कैपिटल जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सब लिखा होता है। फिफ्थ वाला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ठीक है, वो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है कि जो भी आपका 1 ईयर का जो भी होता है बनता है। सिक्स पॉइंट है शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने की टर्म्स, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनको फॉलो करके ही अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इन्वेस्ट नहीं करते। सेवंथ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ पे खतरा रहेगा, यहाँ पे रिस्क रहेगा, वो आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, वो देखो। टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कंपनी सिक्योरिटीज़, पब्लिक को कंपनी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट करना, ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इस वजह से हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, यानी कंपनी, हम कौन है, हम कंपनी है, ठीक है। थर्ड है इन्वेस्टर्स के बीच कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, अब इन्वेस्टर को पता ही नहीं रहेगा कि कितने का पर कैपिटल शेयर है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। फोर्थ है यहाँ पे पब्लिक इशू में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, ठीक है, ताकि उसको भी प्रोटेक्शन रहे, वो भी प्रोटेक्ट रहे इस चीज़ से, ठीक है, समझ रहे हो। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, कोई भी धोखाधड़ी वगैरह जो होती है वो सब ना हो। इंपॉर्टेंस देखो इसकी, ज़रूरी क्यों है प्रोस्पेक्टस, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया गाइस, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर अगर प्रोस्पेक्टस आप इशू करेंगे ही नहीं तो इन्वेस्टर्स को पता कैसे चलेगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितने पर शेयर कैपिटल का आपका जो भी शेयर है वो कितने का है, वो पता कैसे चलेगा उन्हें, ठीक है। कंपनी अफेयर्स में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, ये कंपनी को पब्लिक से कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट क्रिएट करता है, लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ नॉर्मली जो भी मैंने आपको बताया ये सब तो नॉर्मल था, ठीक है। अब ये जो मैं बताने वाली हूँ ना आगे, जो भी प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आया हुआ है लास्ट ईयर में, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश मत छोड़ना क्योंकि ये आता है, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस देखो क्या होता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी मल्टीपल पब्लिक इश्यूज के साथ के थ्रू फंड रेज कर सकती है, ठीक है, इशू कर सकती है बिना हर बार नया नया प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब देखो गाइस, अब देखो, अब आप ऐसे समझो शादी हो रही है किसी की और आपके घर पे इनविटेशन आया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार हल्दी का इनवाइट करोगे, इनविटेशन कार्ड दोगे, एक बार मेहंदी का इनविटेशन कार्ड दोगे, फिर आप एक बार आओगे रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड देने, फिर आप बोलोगे कि अच्छा हमारे यहाँ तो जो भी खाने पीने का जो है वो इस दिन है तो इसका भी इनविटेशन आप देने आओगे। बजाय इन सारे इनविटेशन कार्ड्स के आप एक ही इनविटेशन कार्ड क्यों ना बना दो कि आपको बार बार इनविटेशन कार्ड बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप एक ही इनविटेशन कार्ड में सब कुछ मेंशन कर दोगे कि इस दिन हल्दी है, इस दिन मेहंदी है, इस दिन आपका रिसेप्शन है, तो क्या होगा इससे, इससे आपका एक कार्ड बनेगा और आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, कॉस्ट बचेगी आपकी इन्विटेशन कार्ड बनाने की, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको बार बार इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्विटेशन कार्ड। इसी तरह का ही होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में एक ही बार ही मल्टीपल प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए जाते हैं ताकि बार बार जो है प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ना रेड हैंड की, तो रेड हैंड में क्या होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें हर एक बार अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सर्टेन कंपनीज जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल कंपनीज शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कंपनी उसकी वैलिडिटी पीरियड के अंदर मल्टीपल टाइम सिक्योरिटी ऑफर कर सकती है, ठीक है। उसकी जो भी वैलिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो इशू करती है। फीचर्स में ये लिखा है कि मल्टीपल पब्लिक इशू किए जाते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। सेकंड है स्पेसिफिक पीरियड तक वैलिड होता है कि इतने से इतने तारीख तक। लेट से आपने इशू किया 1 मार्च, ठीक है, और आपकी वैलिडिटी थी आपकी 1 अप्रैल तक की, ठीक है। तो इस वाला जो दौरान का जो पीरियड होगा वो आपका अब एक्सपायर हो चुका है। अब आप कहो कि आप 2 अप्रैल को आप इशू करोगे तो वो वैलिड नहीं है, फिर आपको दोबारा से उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यू करवाओगे देन उसके बाद आप इशू कर सकते हो, अदरवाइज वो एक्सपायर माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि कि टाइम और कॉस्ट इससे सेव होती है, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया। अब अगर आप एक ही बार कर दोगे इशू तो आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। हर सब्सिक्वेंट इशू से पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना जरूरी होता है। एडवांटेज देखो इसका क्या क्या फायदे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज रिड्यूस होंगी, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम सेव होगा, आपका एक्सपेंस बचेगा, कैपिटल रेस करना और ईजियर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटीज इशू करने वाली कंपनी के लिए यूजफुल हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इन्वेस्टर्स को फुली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में। सेकंड इसका ये है कि फ्रीक्वेंट अपडेटेज जो भी होते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू देने पड़ सकते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है।
अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ये एक प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है जो फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू किया जाता है, ठीक है। लेट से आपने ये भी एक इनविटेशन कार्ड की तरह ही है, बट इसमें क्या है ना, ये ये क्या करेगा ना, शादी होने से पहले, अभी शादी हुई तो नहीं है, शादी होने वाली है, तो शादी से पहले ही वो इनविटेशन कार्ड देने आएंगे आपको। तो ये उसी तरह का होता है प्रोस्पेक्टस, कि अभी प्रोस्पेक्टस फाइनल वाला हुआ नहीं है, अभी शादी हुई नहीं है, पहले ही इन लोगों ने जो प्रिलिमिनरी जो भी प्रोस्पेक्टस होता है वो पहले ये लोग निकाल देते हैं, ताकि बाद में ये लोग अपडेट कर सकें, ठीक है, ताकि पहले ही उसमें जो भी जानकारी है वो सबको पता चल जाए। अब इसमें कंपनी की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़ का फाइनल प्राइस। मैंने बोला ना, फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, प्रिलिमिनरी जो भी प्रोस्पेक्टस है वो किया है, ठीक है, फाइनली नहीं किया है अभी टेम्पररी वाला, यानी जो शुरुआती में करते हैं, ठीक है, अभी फाइनल नहीं किया है कुछ भी। फाइनल वाला जो है उसका चीज़ें आपका नहीं इसमें दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटीज़ का फाइनल प्राइस नहीं दिया है, शेयर की जो भी एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है वो नहीं दी जाएगी, कंपनी अलॉटमेंट से पहले फाइनल डिटेल्स फाइल नहीं की जाएंगी इसमें। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पहला फीचर, इसमें पहला फीचर ये बताया है, फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होता है, ये प्राइस और क्वांटिटी की कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती हैं, मेनली बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इशू होता है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा बुक बिल्डिंग होता क्या है, आगे आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इन्वेस्टर्स को कंपनी डिटेल्स समझने में हेल्प मिलती है इससे, बाद में फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होता है। अब ऑब्जेक्टिव देखो, इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टर्स को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होता है पहल आपकी तरफ से हो पहले, ये बात है। सेकंड है इन्वेस्टर डिमांड एक्सेस करना, ठीक है। थर्ड है बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू प्राइस डिटरमाइन करना, बुक बिल्डिंग में बार बार बोल रही हूँ, आगे बताऊंगी, टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर करके ही जाऊंगी, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट है फाइनल इशू से पहले इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करना। अब आप प्रोस्पेक्टस क्यों इशू कर रहे हो, जो भी आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस में फीचर ऑब्जेक्टिव लिखा ना, वही आप रेड हेरिंग में लिख के आ सकते हो, बस इसमें ये रहेगा कि ये प्रिलिमिनरी होता है और वहाँ पे आप मल्टीपल इशू कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका टाइम और वो सब सेव हो रहा होता है, एक्सपेंस, और यहाँ पे क्या होता है, आप बार बार ही बुक बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बस इसमें यही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों में। अब एडवांटेजेस देखो जरा, इसके एडवांटेज में क्या होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। फर्स्ट एडवांटेज, ये हेल्प करेगा आपका जो भी डिस्कवरिंग में शेयर प्राइस की जो डिस्कवरी होती है उसमें हेल्प करेगा। फाइनल फाइनल इशू प्राइस डिसाइड करने में फ्लेक्सिबिलिटी देगा। थर्ड है कंपनी को मार्केट डिमांड समझने में हेल्प करेगा। और फोर्थ है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यूजफुल होता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियली कंप्लीट डिटेल अवेलेबल नहीं होती। अब देखो, आप पहले से ही सब कुछ बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है शादी पोस्टपोन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुहूर्त ना बैठे फिट, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है शादी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो पहले से इन्फॉर्मेशन दे तो दी आपने, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो फिट बैठे इन्फॉर्मेशन। सेकंड है इन्वेस्टर्स को फाइनल प्राइस और क्वांटिटी रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी होती है, उसको जब पता ही नहीं रहेगा कि फाइनल प्राइस क्या है, आपने डाला तो 5 है, आपको बाद में आप फाइनल वाला प्राइस आपका 10 है, तो ये कितने का गैप हो गया, यहाँ पे 5 का हो गया, ठीक है। तो ये बात है मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब कुछ मिसलीडिंग, कुछ फॉल्स वगैरह चीज़ों की हम बात करते हैं। मिसलीडिंग का मतलब होता क्या है, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब प्रोस्पेक्टस में गलत या फिर अनट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट होते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाइड किए जाते हैं, लेट से 5 का आपका शेयर, जो मैंने आपको पीछे बताया, 5 का आपका शेयर है, शेयर कैपिटल है, 5 रुपीज़ का है, ठीक है, आपका एक्चुअल में 10 है, तो ये आपसे हाइड किया गया है, 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे डेविएशन है, तो ये हाइड किया है आपसे, ठीक है, तो ये गलत बात है। तो इसी को हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इशू किया जाता है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हैं और फाइनेंशियल लॉस भी कॉज कर सकते हैं इसकी वजह से। अब टाइप्स देखो जरा, किस किस तरह के मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। देखो, पहला मिसस्टेटमेंट ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, जब प्रोस्पेक्टस में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड है मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स के माइंड में रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। थर्ड है ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड या डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, अब इसके इफेक्ट क्या निकलेंगे कि आपने तो बताया नहीं, अब इसके वो जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं स्टेटमेंट के। इन्वेस्टर को फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा, पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनी रेपुटेशन डैमेज होगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, अब इसमें क्या है, सिविल लाइबिलिटी एक होती है। अब ये क्या है, सिविल लाइबिलिटी क्या होती है, अब जिन इन्वेस्टर्स को फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से लॉस होता है ना, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम किन से कर सकते हैं कंपनसेशन क्लेम, कंपनी से कर सकते हैं, डायरेक्टर से कर सकते हैं, प्रोमोटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट्स जो होते हैं इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन, उनसे भी कर सकते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर फ्रॉड या इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन प्रूव हो जाए कि जानबूझ के किया है, तो रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन, किसके लिए फाइन देगा वो,
इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोस्पेक्टस, क्यों जरूरी है करेक्ट प्रोस्पेक्टस, वो भी देख लेते हैं एक बारी। करेक्ट प्रोस्पेक्टस क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है, ये पब्लिक इशू में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, पब्लिक का भरोसा जीतता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में ट्रस्ट मेंटेन करता है, फेयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंश्योर करता है। अब बुक बिल्डिंग, ऊपर मैंने आपको रेड हेरिंग में बुक बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था, तो बुक बिल्डिंग होती क्या है? बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसका यूज़ पब्लिक इशू में सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब इस मेथड में क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स स्पेसिफाइड प्राइस रेंज के अंदर शेयर्स के लिए बिड करते हैं, ठीक है, बोली लगाते हैं, और फाइनल इशू प्राइस इन्वेस्टर्स डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होती है। लाइक बोली लगती है पहले, ठीक है, कि 5 लाख 10 लाख, और जो फाइनल हो जाएगा, जैसे 10 लाख पे फाइनल हो गया तो फिर वही फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फाइनल प्राइस वही फिक्स हो जाती है। ये प्रोसेस आईपीओज में यूज़ होता है। आईपीओज मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी शुरुआत में। अब प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है इसका? पहले क्या होता है, जो एक सेकेंड, एक मिनट, जो कंपनी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं या फिर बुक रनर्स होते हैं वो अपॉइंट करती है पहले स्टेप में, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये प्राइस होती है। थर्ड होता है इन्वेस्टर्स प्राइस बैंड के अंदर बिड्स प्लेस करते हैं, बोली लगाते हैं। फोर्थ है शेयर स्टेटमेंट एनालाइज की जाती है फिर, देन फाइनल प्राइस रिसीव्ड बिड के बेसिस पर डिसाइड होती है। जो भी रिसीव्ड हुआ है बेसिस पे, जैसे 5 लाख हुआ 10 लाख हुआ तो पहले डिसाइड कर लेंगे कौन सा बेटर है, देन फिक्स कर देते हैं। लेट से 10 लाख हुआ तो 10 लाख कर देंगे, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बुक बिल्डिंग के फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर मेनली पब्लिक इशू ऑफ शेयर में यूज़ होता है ये, ठीक है। सेकंड है ये हेल्प करता है शेयर प्राइस डिस्कवरी में। और थर्ड, इन्वेस्टर्स डिफरेंट प्राइसेस पर बिड कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसे भी बिड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है फाइनल प्राइस मार्केट डिमांड पर डिपेंड करेगी। फिफ्थ है मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू मैनेज होता है ये सब। एडवांटेजेस क्या है बुक बिल्डिंग के? फेयर मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, एक्चुअल इन्वेस्टर्स डिमांड रिफ्लेक्ट करेगा, और अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग के चांसेस भी रिड्यूस कर सकता है ये। उसके बाद इशू प्राइसिंग में जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज करेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज उसका ये रहेगा कि प्रोसेस कम्प्लेक्स और कॉस्टली हो सकता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बिडिंग डिफिकल्ट लग सकती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर हैवी डिपेंडेंस होती है इसमें। अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाला एक टॉपिक आ गया आपका। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कॉमर्स के जो है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या है? जिनको समझ में नहीं आया था पहले, आप देखो ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनोगे तो जरूर आएगा समझ में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी एप्लीकेंट्स को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है, ठीक है। मैंने मान लो शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मुझे शेयर्स चाहिए। जब भी कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है और कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है, तब क्या होता है, शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। मैंने मांगे 5 रुपये के, उन्होंने मुझे अलॉट कर दिए 5 रुपये के, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। मैंने 5 रुपये के मांगे, उन्होंने, कंपनी ने मुझे 5 रुपये के दे दिए। अब मैं क्या बन जाऊंगी, उसकी शेयर होल्डर बन जाऊंगी, ठीक है। मैंने वो शेयर होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अलॉटमेंट का मतलब होता है एप्लीकेंट्स को शेयर्स देना होता है। कंपनी को, जिन्होंने एप्लीकेंट्स, यानी कि आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ। स्कूल में जब आप बीमार पड़ जाते हो, आप नहीं, मतलब कोई और लेट से XYZ जो भी है बीमार पड़ गया, उसकी एप्लीकेशन लीव लिखते हैं बच्चे। एप्लीकेशन लीव लिखी जाती है, प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस सिग्नेचर करता है, एंड देन आप घर जाते हैं, ठीक है। अगर आप घर नहीं जाते तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इस वाले केस में मान लो कि आप घर जाते हैं, तो यही वो होता है। जैसे एप्लीकेंट्स कौन हुआ, यानी कि आप जो बीमार हुआ है, ठीक है। और आप गए, अब आप प्रिंसिपल ऑफिस सिग्नेचर कराने, तो प्रिंसिपल ने आपके एप्लीकेशन पे सिग्नेचर कर दिया। अब आप घर चले गए, यानी कि आपको शेयर अलॉट हो गए, ये मतलब है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब आपको समझ आया हो तो दी बेस्ट, नहीं आया तो ऑल द बेस्ट, पीछे कर करके आप देख लेना पॉज करके, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और कोई एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने यही वाला एग्जाम्पल दे दिया। अब फीचर्स पढ़ते हैं अलॉटमेंट के। क्या होता है फीचर्स में? देखो, फीचर्स में इन्वेस्टर से एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद क्या होता है, शेयर अलॉट किए जाते हैं। जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, लेट से मैंने दे दी एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन लीव दे दी, प्रिंसिपल को रिसीव हो गई, उसने सिग्नेचर कर दिया, मैं घर चली गई, वो क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉट हो गए। सेकंड, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। थर्ड, अलॉटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस फॉलो करके होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन हेड है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके ही लीगल कंप्लायंस के थ्रू होना चाहिए जो भी होगा। फोर्थ पॉइंट है, कंपनी अलॉटमेंट लेटर के थ्रू एप्लीकेशन जो भी होती है एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करती है, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट, रूल्स क्या क्या होते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जो भी मिनिमम है, लेट से मिनिमम हो सकता है 100 रुपीज़, मान लो 100 रुपीज़ तय कर रखा है कि इतना ही होगा, ठीक है। तो आपने अगर 90 किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 100 ही होना चाहिए, फिर मिनिमम उन्होंने डिसाइड कर दिया, वो आपको रिसीव होना चाहिए। सेकंड, एप्लीकेशन मनी प्रॉपर बैंकिंग चैनल से रिसीव होनी चाहिए। थर्ड, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर शेयर्स अलॉट होने चाहिए। आपको 1 महीने का अगर टाइम दिया है, आपको अगर 1 महीने का टाइम दिया है और आपने 2 महीने के बाद दिया है, आपको अलॉट नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ है, अलॉटमेंट फेयर और लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रिगार्डिंग जो भी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी इसकी इंपॉर्टेंस है ऑफ अलॉटमेंट वो पढ़ते हैं।
कंपनी को कैपिटल रेज करने में हेल्प मिलती है इससे, कंपनी मेंबरशिप जो होती है उसको क्रिएट करने में मदद करती है, कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं इससे, और इन्वेस्टर्स को ऑनरशिप राइट मिलती है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब आता है फोर फीचर ऑफ शेयर। अब फोर फीचर ऑफ शेयर में क्या होता है वो देखते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल कर देती है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, फोर फीचर ऑफ शेयर दोबारा सुन लो। अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी यानी जितने की कॉल आई थी उतने अगर प्रिस्क्राइब टाइम में पे नहीं करता तो कंपनी क्या करेगी, एओए के अकॉर्डिंग उसके शेयर्स फॉरफीट कर देती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में फोर फीचर का मतलब है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स वापस लेना होता है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशंस में एओए फोर फीचर को ऑथोराइज करता हो, सेकंड शेयर होल्डर कॉल मनी पे करने में फेल हो, थर्ड शेयर होल्डर को प्रॉपर नोटिस दिया गया हो, फोर्थ है नोटिस के बाद भी पेमेंट ना आई हो। ठीक है, आपको मान लो आपको टाइम दिया 1 मंथ का। ठीक है, आपने 2 मंथ में पे नहीं किया, फिर भी आपको एक और मौका दिया कि चलो कोई बात नहीं आपने 2 मंथ में नहीं किया है, तो अब आप एक काम करो, आपके पास 15 डेज़ का टाइम है। आपको 15 डेज़ के अंदर जो भी है शेयर्स को जो भी है उसका काम करना है, आपको मैटर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने 15 डेज़ के अंदर भी नहीं किया ना, तो अब आपको नहीं मिलेगा शेयर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब आपको भगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है कि आपको ज़रूरी ये है कि आपको जो टाइम लिमिट दिया है उसके अंदर ही आप काम करें, बजाय इसके कि आपने डिले किया है। इफेक्ट्स ऑफ फोर फीचर में 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला ये बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स की ऑनरशिप लूज कर सकता है, और सेकंड ये बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट पहले पे किया होता है ना वो भी फॉरफिट हो सकता है दोबारा। जैसे मान लो पहले उसने पे कर दिया बट उसने लिमिटेड टाइम में जो उनको दिया था वो उसने नहीं किया, तो फॉरफिट कर देगा, फिर वो कंपनी जो होगी वो फॉरफिट कर देगी। थर्ड वाले पॉइंट में ये बोला है कि कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा रीइशू कर सकती है, अगर उसने लेट से सब पैसा दे दिया दोबारा तो फिर वो दोबारा दे सकती है। फोर्थ पॉइंट है शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप कंपनी में एंड हो जाएगी। ठीक है, एडवांटेजेस देखो फोर फीचर के। एडवांटेजेस में ये बताया है कि जो भी शेयर होल्डर्स है टाइमली पेमेंट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इस वजह से फोर फीचर किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कंपनी को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन मिलती है। थर्ड है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ऐसे डिसएडवांटेजेस का ये रहता है कि शेयर होल्डर को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना हो तो डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। स्वेट इक्विटी ईसॉप और स्वेट इक्विटी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। स्वेट इक्विटी जो होता है इसका मतलब ये है, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को उनके नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर टेक्निकल स्किल्स या फिर वैल्यू एडिशंस के बदले इशू करती है। ठीक है, ये शेयर्स डिस्काउंट पर या कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू किए जा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो टैलेंट, स्किल्स और एक्सपर्टीज के रिवॉर्ड के रूप में दिए गए शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, यानी खून पसीने की मेहनत। अब डेफिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो स्वेट इक्विटी वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर या नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, वो फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ या वैल्यू एडिशंस। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हुए स्वेट इक्विटी शेयर्स के। पहला, सिर्फ एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को इशू होते हैं ये, क्योंकि वो उनके खून पसीने की मेहनत होती है। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। ठीक है, तो उनके मेहनत के बदले उनको रिवॉर्ड के रूप में ये दिया जाता है। ठीक है, अब इसके फीचर का सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इशू होते हैं ये नॉन कैश कंट्रीब्यूशन जैसे स्किल्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले इशू किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं ये। फोर्थ है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, मैंने अभी बताया आपको। फिफ्थ है स्पेशल रिजोल्यूशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है इसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों दिया जाता है ये, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को रिवॉर्ड देना, इनोवेशन और क्रिएटिविटी एनकरेज करने के लिए दिया जाता है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना और एम्प्लॉयज़ की जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाता है। कंडीशंस फॉर इशूज़ ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या क्या कंडीशंस रहती है। पहली कंडीशन ये है कि इशू स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए पहले। उसके बाद आता है आपका रिजोल्यूशन में फॉलोइंग डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। कुछ डिटेल्स है जो फॉलो होनी चाहिए। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स, सेकंड, करंट मार्केट प्राइस, थर्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है लिस्टेड कंपनीज को सेबी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। सेबी आपको पता ही है, सबको पता है। ठीक है, सेबी एक बोर्ड होता है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ही कंपनीज चलती हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, एडवांटेजेस क्या है इसके। पहला एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स मोटिवेट होते हैं उनको जब डिस्काउंटेड शेयर्स मिलते हैं तो। सेकंड है टैलेंटेड वर्कफोर्स रिटेन होती है, इससे लोग मेहनत और ज़्यादा करते हैं। थर्ड है कंपनी का इमीडिएट कैश बर्डन रिड्यूस होता है। फोर्थ है कंपनी जो भी एम्प्लॉयज़ में कंपनी है उनके ग्रोथ के लिए बेटर वर्क करते हैं ये। ठीक है, अब आपको अगर पता चल जाए कंपनी में आपको अच्छा काम करने पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, तो खाने के लिए तो सब पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही वाली बात है, सारे एम्प्लॉयज़ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि उनको रिवॉर्ड मिले। अब रिवॉर्ड के बदले में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई बोनस हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है स्वेट इक्विटी शेयर का। पहला डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑनर्स में गेट डिल्यूटेड। ठीक है,
एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप डिलीट हो सकती है, डायल्यूट हो सकती है। सेकंड है नॉन कैश कंट्रीब्यूशन की वैल्यूएशन डिफिकल्ट होती है। थर्ड है एक्सेसिव इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न अफेक्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है इसमें, और जो भी इनोवेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करेगा ये। स्टार्टअप और ग्रोइंग कंपनीज टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट कर पाती हैं, ठीक है। ईसॉप क्या होता है? ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। अब इसमें समझते हैं ये क्या है। ईसॉप का मतलब ये होता है कि ये एक स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में फिक्स्ड प्राइस पर शेयर परचेज करने का ऑप्शन देती है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है एम्प्लॉयज़ को कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस में पार्टिसिपेट करवाना होता है, बस सिंपल वर्ड्स में ईसॉप कंपनी को शेयर होल्डर बनने का अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या रहेगा ईसॉप का? पहला, मेनली एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को इशू होते हैं ये। सेकंड, एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड प्राइस पर शेयर बाय कर सकते हैं। थर्ड, शेयर्स वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ऑफर होते हैं। फोर्थ है एम्प्लॉयज़ कंपनी के पार्ट ऑनर बन जाते हैं। फिफ्थ है कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी रेगुलेशंस गवर्न करने के लिए ये सब किया जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेगा इसका? पहला है एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। अब गाइस ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई आप अगर आपको फायदा देगा तो आप मोटिवेट तो रहेंगे और बेटर काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे उस चीज़ के लिए, उसको पाने के लिए, ठीक है। अब आता है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, एम्प्लॉयज़ को कंपनी ग्रोथ के लिए एनकरेज करना। इससे क्या होता है ना, कई बार ना जो टर्नओवर रेशियो होता है ना, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो वो कम हो जाता है। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो का मतलब है जो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं एम्प्लॉयज़, उनका जाना कम होता है, ठीक है। लोग रुकते हैं डिस्काउंट का नाम सुन के, ठीक है। अब आता है इसका प्रोसेस ऑफ ईसॉप। ईसॉप का प्रोसेस क्या होता है? ईसॉप का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस में ये है कंपनी एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन ग्रांट करती है, एम्प्लॉयज़ वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करते हैं, एम्प्लॉयज़ शेयर्स बाय करने का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और शेयर्स एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर दिए जाते हैं। इसके बाद एडवांटेज क्या रहेगा इसका? एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज होगा, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ रिटेन होंगे, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट कंपनी की ग्रोथ के लिए बढ़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। कंपनी स्किल्ड वर्कफोर्स अट्रैक्ट करेगी। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप डायल्यूट हो सकती है, ईसॉप एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स हो सकता है, शेयर प्राइसेस गिरने पर एम्प्लॉयज़ को रिस्क हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? एम्प्लॉयज़ का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑनरशिप का फीलिंग क्रिएट होगा, फीलिंग। फिर फोर्थ पॉइंट है कंपनीज टैलेंटेड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट कर पाती हैं, ठीक है। बोनस इशू की बात सुनो। बोनस इशू वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर पूछा क्या था ये, ठीक है। अब बोनस इशू क्या होता है वो देखते हैं। बोनस इशू का मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं यानी जो कंपनी में हैं उनको फ्री एडिशनल शेयर इशू करना होता है, या मतलब फ्री इशू करना होता है शेयर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व से। एक्यूमुलेटेड यानी कि हर साल आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा लिया, इकट्ठा कर लिया। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो आपने रिजर्व्स के तौर पर बचाया हुआ था वो, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। कंपनी अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करती है और फिक्स्ड रेशियो में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए गए शेयर्स को बोनस शेयर कहते हैं, ठीक है। यानी जो कंपनी में ऑलरेडी हैं शेयर होल्डर्स, उनको फ्री में दिए गए जो शेयर्स होते हैं उसको बोनस शेयर कहते हैं, ठीक है। अब बोनस इशू का फीचर क्या है? बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं ये जो कंपनी में है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व से इशू किए जाते हैं ये। एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के प्रोपोर्शन में शेयर्स मिलते हैं और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो इससे इंक्रीज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है इससे, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शेयर को मार्केट में मोर एफोर्डेबल बनाएगा, ठीक है। और इसके कंडीशंस क्या क्या रहेंगे? और जो भी एओए में ऑथोराइजेशन होगा वो उसके लिए हेल्पफुल है। एडिक्विट जो भी रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, कंडीशंस ये रहेगी। और थर्ड कंडीशन है बोर्ड और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अप्रूवल रिक्वायर होगी, उसके बिना नहीं हो सकता ये। फोर्थ पॉइंट है कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या रहेगा बोनस इशू का? फर्स्ट है शेयर होल्डर को फ्री शेयर मिलेंगे। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है गाइस। अब जो डेफिनेशन है वही आप एडवांटेज में लिख सकते हो और वही आप फीचर में लिख सकते हो, वही नेचर में लिख सकते हो, वही कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हो, ठीक है। मार्केट कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा इससे, ऑब्वियस सी बात है। शेयर मिलेंगे तो इंप्रूव तो होगा ही, शेयर की लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, हर की चीज़ इंक्रीज ही होगी एडवांटेजेस में, कुछ डिक्रीज नहीं होगी। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन भी शो होती है, इससे इंक्रीज होगी, वो भी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज में जो भी इंक्रीज हो रही है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स को इमीडिएट कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें, ईपीएस रिड्यूस हो सकता है, कंपनी के एक्चुअल एसेट्स या प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं, डिक्रीज होंगे। देखो मैंने बोला था ना डिक्रीज होगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बोनस इशू, क्यों जरूरी है बोनस इशू? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलने के लिए जरूरी है, कंपनी रिजर्व कैपिटलाइज्ड होने के लिए जरूरी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे कंपनी की मार्केटिंग इमेज बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगी। फर्दर इशू ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जो भी ओरिजिनल शेयर हैं, ठीक है, ओरिजिनल शेयर कैपिटल इशू होने के बाद
एडिशनल शेयर इशू करना, ठीक है। जो ओरिजिनल शेयर है वो तो आपने इशू कर लिया, उसके बाद जो एडिशनल शेयर है वो भी इशू करना है आपको, उसी को बोलते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर। कंपनी जब एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स या बिजनेस नीड्स के लिए एडिशनल कैपिटल चाहती है तब फर्दर इशू करती है वो, ठीक है। राइट इशू क्या होता है, जनरली नए शेयर से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग के प्रोपोर्शन में ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। इसको राइट इशू कहते हैं। फीचर्स देखो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के, ओरिजिनल शेयर्स कैपिटल के बाद इशू होता है, ये ट्रेडिशनल कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है इससे, और शेयर जो भी है उसके शेयर्स एम्प्लॉयज़ या आउटसाइडर को भी इशू हो सकते हैं ये, और कंपनीज एक्ट वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहेगा, नो प्रोजेक्ट फाइनेंस करना। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये जो है कॉमन सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऑब्जेक्टिव बेस नॉर्मली नहीं आता है, फीचर वगैरह नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, शॉर्ट नोट में अगर देना चाहे तो दे सकता है। डेट और इक्विटी का बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। हाँ, मैथड्स आ सकते हैं, मैथड्स देख लो अच्छे से, मैथड्स ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। मैथड्स पढ़ा देती हूँ, मैथड्स पूछ सकता है। पहला मेथड है राइट इशू, ठीक है। अब राइट इशू का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफर किए जाते हैं पहले। सेकंड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सिलेक्टेड पर्सन्स या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। ई सॉप्स में एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत ईजी है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शन मिलेगा मेंटेन करने का, एडिशनल कैपिटल रेज होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज यही रहेगा, ऑनरशिप डायल्यूट हो सकती है, ईपीएस रिड्यूस होगा, लीगल कंप्लायंस वगैरह प्रोसीजर जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस वगैरह वही रहेगा, ठीक है। जो भी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, ऑपरेशन एक्सपेंड होगा कंपनी का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे, ये सब, ठीक है। अब देखो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ ना, ये तो आया हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स जो है ना, ये आया हुआ है, पूछा भी हुआ था लास्ट ईयर। मैं आपको, अगर मैं बार बार बोलती हूँ, कभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, और अगर आप लोगों को लास्ट ईयर का पेपर चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, जो जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब आया हुआ है लास्ट ईयर में, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बायबैक ऑफ शेयर, इसके बारे में आता है। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी का अपने ही शेयर होल्डर से वापस परचेज करना, ठीक है। आपने पहले शेयर होल्डर्स को दे दिया, अब आप भिखारी हो गए, आपने शेयर होल्डर से फिर से वापस ले लिया, परचेज किया, ठीक है। परचेज के बाद क्या होता है, शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। कंपनी एक्ट 2013 बायबैक अलाउ करता है, सब्जेक्ट टू, अब देखो बाय बैक यानी बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब लेना, खरीदना और मतलब वापस खरीदना, ठीक है। बायबैक का मतलब क्या, वो वापस खरीदना। तो अब खरीदते किससे, बायबैक ऑफ शेयर्स वापस खरीदना किससे, अपने ही शेयर होल्डर से, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में कंपनी का अपने शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस खरीदना बायबैक कहलाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वही है, अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज करना, एक्सेस शेयर कैपिटल रिड्यूस करना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंप्रूव करना, ठीक है। यही सब होता है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस मैंने बायबैक ऑफ शेयर जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके फीचर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट था, तो वो आप डेफिनेशन से डायरेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा या सरप्लस कैश होता है उसको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए बायबैक किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है टू इंक्रीज कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैं उनसे भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट मुझे लगे, इस वजह से। बायबैक के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का कंट्रोल और वोटिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सोर्सेज में क्या बोला है, कंपनी फॉलोइंग सोर्सेज से शेयर्स बायबैक कर सकती है। कुछ सोर्सेज जैसे कि फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू के प्रोसीड्स जो भी होते हैं, यानी सेम काइंड्स के शेयर इशू मतलब करके उनके प्रोसीड्स से बायबैक जनरली अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं होता जनरली अलाउड। फीचर्स जो है मैं आपको नहीं बताऊंगी, वही है, बायबैक किए गए शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, कंपनी अपने शेयर्स रीपरचेज करती है शेयर होल्डर से, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया अभी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना कंपलसरी होता है। बायबैक मार्केट परचेज या टेंडर जो भी होता है वो ऑफर के थ्रू हो सकता है। प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस देखो जरा, प्रोविजंस रिगार्डिंग बायबैक ये आता है, ठीक है। प्रोविजंस में ये बोला, पहला प्रोविजंस ये कहता है ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स, यानी एओए में जो भी बायबैक का प्रोविजन है वो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अप्रूवल बाय बोर्ड और शेयर होल्डर्स, ठीक है। बायबैक अप्रूव होना चाहिए किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या फिर शेयर होल्डर्स के स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, अमाउंट के बेसिस पर अप्रूवल डिसाइड होता है इससे। थर्ड है लिमिट ऑन बायबैक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर होना चाहिए। जनरली बायबैक टोटल पेड अप जो होता है कैपिटल और रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स हैं उसके 25% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फोर्थ है डेट इक्विटी रेशियो, बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है फुली पेड अप शेयर्स, सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स की बायबैक किए जा सकते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट है कंप्लीशन विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट तो सबको पता ही तो होना ही चाहिए, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए जो भी दिया हुआ है, ठीक है, प्रोसेस बायबैक का। सेवंथ है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर्स, बायबैक किए गए शेयर्स स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कैंसिल और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस मैं आपको नहीं बताऊंगी, डिसएडवांटेज भी नहीं बताऊंगी, नॉर्मली ऊपर से बता देती हूँ। रिमेनिंग शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है इससे, अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो होता है वो इंप्रूव होगा, शेयर होल्डर्स रिटर्न मिलेगा उससे, एक्सेस शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है, एक्सेस जो भी कैश है एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा,
इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कंपनी के कैश रिजर्व रिड्यूस होते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, एक्सेसिव बायबैक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिड्यूस कर सकता है, इंपॉर्टेंस में यही रहेगा, अनवांटेड टेक ओवर पॉसिबिलिटी रिड्यूस होगी, फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव होंगे, सब कुछ इंप्रूव होगा, बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर को, ठीक है। कुछ कुछ डिग्रीज होगा जो डिसएडवांटेजेस में आप डाल सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर में ये बताया है, इसका मतलब होता है कि ओनरशिप को वॉलंटरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर से ये नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफर करना शेयर्स को इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स क्या करते हैं, सेल या गिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल वर्ड्स में जो शेयर होल्डर है उसकी चॉइस से शेयर की ओनरशिप चेंज हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स उसी को कहते हैं, ठीक है। फीचर्स इसके ये रहेंगे, ये शेयर्स का वॉलंटरली एक्ट होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरर कौन हुआ जिसने ट्रांसफर किया, ट्रांसफरी कौन हुआ जिनके पास पहुंचा, ठीक है। ट्रांसफर कंपनी लॉ और एओए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स और शेयर सर्टिफिकेट होने चाहिए। पब्लिक कंपनीज में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, प्राइवेट में नहीं होते उतने। प्रोसीजर इसका यही रहेगा, ट्रांसफर और ट्रांसफरी जो भी है ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट किए जाते हैं, कंपनी अप्रूवल ली जाती है अगर रिक्वायर्ड हो। रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, ट्रांसफरी का नाम एंटर किया जाता है उसमें। अब देखो नॉर्मल सी बात है, शेयर अगर दिया है तो उसका नाम तो लिखेंगे ना, ये तो है नहीं जिसने ट्रांसफर किया है उसका नाम ना लिख के जिसके पास पहुंचा उसका नाम लिखा जाए। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि जो जिसको ट्रांसफ़र किया है उसका नाम लिखना भूल जाए, कहीं ऐसा होता है, कहीं सुना है, ऐसा नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कहीं नहीं होता। देखो जिसने जो पुराना शेयर होल्डर था उसका नाम हटा के जिसको ट्रांसफ़र किया है न्यू नेम उसका लिखा जाएगा ट्रांसफरी के तौर पे, ठीक है। जो न्यू होगा उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऊपर से बता देती हूँ। शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल बनती है, बायबैक ऑफ शेयर और जो सेलिंग होती है वो ईजी होती है, और प्राइवेट कंपनीज ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉपर्ली कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस अगर आपको कुछ डिसएडवांटेज में लिख के आना है तो आप ये लिख के आ सकते हैं कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ समझना है तो ये लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है पॉइंट टॉपिक दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब है शेयर्स का ट्रांसफर लॉ के ऑपरेशन के थ्रू होना होता है ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेंटी, या तो वो दिवालिया हो गया तो वो मर गया, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो भी होता है ये वॉलंटरी नहीं होता है और ऑटोमेटिकली लॉ के अकॉर्डिंग होता है। सिंपल वर्ड्स में लीगल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जिनकी वजह से शेयर्स का ऑटोमेटिक ट्रांसफर ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे मन नहीं था आपका ट्रांसफ़र करने का शेयर्स, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए कि एक्स की डेथ हो गई एंड वो वाला एक्स नहीं, वो वाली एक्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, तुम ना एक्स से ना गलती मतलब निकाल ले, तो मैं वाई का एग्जांपल दूंगी आगे से। देखो लेट्स से वाई है, वाई जो है उसकी डेथ हो गई, उसको ट्रांसफर करना नहीं था शेयर, फिर भी उसकी डेथ हो गई। अब ऑटोमेटिक अब उसकी डेथ के बाद उसके पास थोड़ी ना रहेगा, वो तो ऑटोमेटिक किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फीचर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है तो कंपनी की बात, वो तो मर गया, वो क्या कर सकता है उसमें, वो तो कुछ नहीं कर सकता। अब फीचर्स इसके ये रहेंगे, ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, ये वॉलंटरी एक्ट नहीं होता, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी की वजह से हो सकता है, ट्रांसफर डीड रिक्वायर्ड इसमें नहीं होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी एंटाइटल्ड हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी में नॉमिनी दिया जाता है, लेट्स से किसी का दादा परदादा है, ठीक है, परदादा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी दादा की होती है, दादा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो आप लोगों के पापा की होती है, फादर्स की होती है, फादर्स के मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सन की होगी, क्यों होगी, या सन की होगी या डॉटर की होगी, कुछ भी हो सकता है, जो भी नॉमिनी उसमें डाला होगा, ठीक है। कि आपके जाने के बाद अगर आपने नॉमिनी नहीं डाला तो फिर वो जो जगह होगी वो गवर्नमेंट अपने आप जब्त कर लेगी, इससे बढ़िया कि आप अपना नॉमिनी डाल के जाएं, ठीक है। ये बात है इसमें, और कुछ बात नहीं है। प्रोसीजर क्या क्या होता है इसमें, डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल प्रूफ जो भी होता है सबमिट किया जाता है, कंपनी वेरिफिकेशन करती है, फिर देन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम एंटर किया जाता है। एडवांटेजेस का ये रहेगा कि लीगल ट्रांसफर इंश्योर होता है इससे, और लीगल हेयर्स के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, स्पेशल सिचुएशन में ट्रांसफ़र सिंपली होता है, एंड जो भी स्पेशल सिचुएशन में ट्रांसफ़र सिंपली हो जाएगा। देन उसका जो भी डिफरेंस रहेगा ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ट्रांसफ़र वॉलंटरी होता है जबकि ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र मतलब लीगल रूप से होता है कि मेरा मन किया मैंने उसको दे दिया अपना शेयर, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन क्या होता है, किसी रेयर सिचुएशन यानी डेथ वगैरह जो अनसर्टेन है चीज़ें, उसकी वजह से होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर डीड रिक्वायर्ड होती है जबकि ट्रांसमिशन में नहीं होती, क्योंकि वो अचानक से होता है। डीड का मतलब क्या होता है कि एक जो भी डॉक्यूमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि मैंने इसको दिया था, अब इसके पास है सारे शेयर्स, मेरे पास नहीं है। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या होता है ना कि वो जब मर गया तो ऑटोमेटिकली किसी और को ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए डीड की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसमिशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ट्रांसफर में कंसिडरेशन होती है, कंसेंट होता है एक कि मेरी मर्जी से, मैंने अपनी इच्छा से उसको दिया है शेयर्स। ट्रांसमिशन में नहीं होता है, वो देगा कैसे इच्छा से जब वो खुद टपक गया तो। फोर्थ पॉइंट है, ट्रांसफर शेयर होल्डर्स की चॉइस से होता है, ट्रांसमिशन में डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी की वजह से होता है, ठीक है। अब आपका जो है मेन वो रह गया डीमैट सिस्टम, ये लास्ट है। डीमैट सिस्टम में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को फिजिकल सर्टिफिकेट्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है, ठीक है। फिजिकली नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो फिजिकल नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है।
जैसे हैंड में नहीं होता, मतलब जो भी प्रोसेस है वो हैंड टू हैंड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली यानी आपके ऑनलाइन होगा जो भी होगा, ठीक है। डीमैट का मतलब ये होता है। डीमैटेरियलाइजेशन में भी आपका जो शॉर्ट नोट है वो पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है यानी फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो भी शेयर्स होते हैं उनको डिपॉजिटरीज के थ्रू डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में डीमैट सिस्टम इन्वेस्टर्स को शेयर्स डिजिटली बाय और सेल और होल्ड करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। डिपॉजिटरी इन इंडिया, क्या क्या डिपॉजिटरी इंडिया में जो 2 मेन डिपॉजिटरी हैं उनका नाम देख लो, NSDL है एंड CDSL है, ठीक है। NSDL स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकंड इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं। फीचर्स मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ईजी है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना वही फीचर्स में आप लिख के आ जाना, ठीक है। शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। ट्रांजैक्शन फास्ट और सेफ होते हैं। इन्वेस्टर्स को डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। लॉस, थेफ्ट और फॉरगेरी का रिस्क रिड्यूस होता है, ठीक है। एडवांटेज यही रहेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लॉस या डैमेज का रिस्क एलिमिनेट होता है। शेयर ट्रांसफर क्विक और ईजी होता है। पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटीज रिड्यूस होती हैं। फॉरगेरी और फेक सर्टिफिकेट प्रिवेंट होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ईजी हो जाती है। ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट फास्ट होता है। डिसएडवांटेज का ये है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। टेक्निकल या सिस्टम में कोई फेलियर हो गया तो ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो जाएगा, कई बार ग्लिच हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की नॉलेज रिक्वायर होती है। इंपॉर्टेंस इसका ये रहेगा कि शेयर ट्रेडिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टर्स को सेफ्टी और कन्वीनियंस मिलेगी, सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, ऑनलाइन और डिजिटल ट्रेडिंग के ग्रोथ होगा, एनकरेज होगा, वो सब, ठीक है। अब इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस देखो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। प्रोसेस देखो, मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंस और फीचर कवर कर दिया नॉर्मली ऊपर से। अब आप प्रोसेस देख लो। प्रोसेस लास्ट है। प्रोसेस में ये बताया कि इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी, वो वाला डीपी नहीं जो आप समझ रहे हो व्हाट्सएप का डीपी या कुछ और का डीपी, ठीक है, वो नहीं, वो वाला डीपी नहीं। इन्वेस्टर्स का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि जो उसका पार्टनर होता है उसके साथ डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। सेकंड है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स डीपी को सबमिट किए जाते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स होगा वो डीपी को सबमिट कर देंगे। थर्ड है शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। अब आपका जो भी यूनिट 3 है वो खत्म होता है यहीं पे। एक स्माइल के साथ सबको टाटा बाय बाय। और 4th यूनिट के लिए रेडी रहें। 4th यूनिट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी।